हेलो स्टैंडर्ड 7। यह आपका पार्ट 2 है। यह मेरा यह मीत का। इसके लेखक है हजारी प्रसाद जी। इसने जीवन की सही दिशा में शिक्षक की क्या भूमिका है उसके बारे में बताया गया है। उसने हम अपने दोस्त के साथ मिलकर कैसे पढ़ाई की, कैसे एक दूसरे के काम आए, कैसे एक दूसरे का कर्तव्य निभाया, उसके बारे में बात की हुई है। इस पाठ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने शिक्षक द्वारा सुनाई गई एक कहानी का वर्णन किया है, जिसे सुनकर उसके सहपाठी विद्या प्राप्त करने में सक्षम हुए। यह मेरा यह मीत का इस युक्ति का अनुसरण सब एक दूसरे को सिखाते हैं। इस प्रकार सहपठन यानी कि पीर लर्निंग से सब पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते हैं। एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सहयोग करने से प्रेम बढ़ता है। उसके बारे में यहाँ हजारी प्रसाद जी बोलते हुए उसने कहते हैं कि हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता था। मतलब उसके जो शिक्षक थे वो कैसे थे? हार्ड टास्क मास्टर, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनके डर से हमें रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते थे। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो कुछ न याद कर पाते थे, न बताई हुई विद्या को स्मरण रख पाते थे। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते थे। इसके जो शिक्षक थे वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर थे। फिर भी वहाँ उसके जो बालक थे वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि सब लोग हर रोज़ का पाठ हर रोज़ याद कर लेते थे। लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे थे जो अच्छी तरह से विद्या प्राप्त नहीं कर पाते थे और स्मरण नहीं रख पाते थे, पूरा पाठ याद नहीं रख पाते थे। जैसे तैसे लिखने का काम वो कंप्लीट कर लेते थे। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली, और वह भी एक कहानी जिसे मैं अब तक नहीं भूल पाया और नहीं कभी भूल पाऊंगा। और ये जो बच्चे स्मरण नहीं रख पाते थे उसको सिखाने के लिए उसने एक युक्ति निकाली, और उस युक्ति में क्या था? उसने एक कहानी सुनाई, जो कहानी हमारे लेखक अभी तक भूले नहीं हैं। यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। किसी गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। एक गांव में 2 बालक थे और उसमें बहुत गहरी मित्रता थी, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा थी। दोनों एक दूसरे को मित कहकर पुकारते थे और एक ही गुरु के पास पढ़ने चाहते थे। दोनों एक दूसरे को क्या बुलाते थे? मित बुलाते। मित यानी मित्र। और वो एक ही शिक्षक से विद्या प्राप्त करते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। उसकी इतनी पक्की फ्रेंडशिप थी कि देखकर सब लोग हैरान थे। एक दरिद्र पिता का पुत्र था। न खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े। किताबी कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात थी। एक था वो दरिद्र पिता का पुत्र था, यानी गरीब था। उसके पास न खाने का अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े थे। किताब तो बहुत दूर की बात है। दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था और उसका घर सब तरह से भरा पूरा था। दूसरा जो पुत्र था वो कैसा था? व्यापारी का पुत्र था, और उसके घर पे तो सब कुछ हरा भरा पूरा पड़ा था। साथ ही उनके पास अपने मीत के लिए एक दिल भी था। ये जो मित्र था, जो पैसा वाला था, उसके पास एक दिल भी था। उसी हृदय की प्रेरणा से ही हर दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया। उसकी हृदय की प्रेरणा मतलब उसके दिल से इतनी प्रेरणा थी कि वो अपने पिता के सामने अड़ गया। कैसे अड़ गया? यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। अपने पिता से ऐसी शिकायत कर दी कि अगर मेरा दोस्त नहीं पढ़ सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मुझे भी पढ़ना लिखना नहीं है, मैं भी अनपढ़ और दरिद्र गरीब रहूंगा। इसी प्रकार उसने अपने मीत के खाने, पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली। उसने अपने उस मित्र की पूरी सुख सुविधाएं किसके पास व्यवस्था है? अपने पापा से करा ली। कुछ वर्षों तक पढ़ लिख कर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन अपने मीत को वे सारे खर्च दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता गया।
आगे चलकर वह दरिद्र बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना विद्याओं के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। कुछ वर्षों तक ऐसे ही पढ़ाई चलती रही। पूरा पढ़ लिख कर दूसरा बालक है वो अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। मतलब जो पैसे वाले का बेटा था, जो धनी पिता का पुत्र था, वो पढ़ लिख कर अपने ही पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगा, उसके साथ काम करने लगा। लेकिन जो दरिद्र बालक था उसने सब सीख लिया, राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि सब विद्याओं में एकदम प्रकांड बन गया। यानी अत्यधिक बन गया, मतलब अच्छी तरह से उसने विद्या ले ली। उसकी ख्याति सुनकर राज्य के राजा अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वता पर मुग्ध होकर अपना मंत्री बना लिया। इसकी इतनी सारी नामना सुनकर राज्य के राजा ने उसको दरबार में बुलाया और दरबार में उसकी विद्या देखकर उसको मंत्री बना लिया। इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। अकस्मात एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए अब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए। तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। इसी शोक में व्यापारी स्वर्ग सिधार गया। उसका पुत्र बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। एक दिन क्या हुआ, जो व्यापारी का पुत्र था उसके भाग्य पर क्या हुआ, वज्रपात हो गया। वज्रपात यानी भारी मुसीबत आ पड़ी। कौन सी मुसीबत? अकस्मात यानी कि सडनली, अचानक रात को डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली, सब कुछ लूट लिया। घर के बाहर निकल गए तो घर के बाहर निकल के उसका घर भी जला दिया और उसी शोक में व्यापारी स्वर्ग सिधार गए, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई और उसके सब लोग, उसका पूरा परिवार भरण पोषण के लिए भीख मांगने पर उतर आए। उसके पास कुछ भी अब पैसा नहीं रहा था। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मित्र को फटेहाल भिक्षुक के रूप में देख मंत्री को बहुत दुख हुआ। वो जो दरिद्र बालक था, वो जो मंत्री बन चुका था, उसने राजधानी के मार्ग पर अपने मित्र को देखा जो फटे भिक्षुक में रूप में था। वह उसको देखकर बहुत दुख हुआ। वो उसे घर ले आया, मित्र के परिवार को भी बुलावा भेजा और कुछ दिन खिलाया पिलाया, अपने साथ रहने के लिए बुला लिया और खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे? मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूंगा। राज्य का मंत्री होते हुए भी उन्हें मित्र ने इतना धन एकत्र नहीं किया था जिससे वह अपने मित्र की तत्काल सहायता कर सके। वो राज्य का मंत्री तो था लेकिन उसने इतना भी धन इकट्ठा नहीं किया था कि अपने दोस्त की मदद कर सके। इसलिए उसने वो धनी पुत्र का बेटा बोल रहा है जिसके अब भरण पोषण के लिए भीख मांगने के लिए रास्ते पे आ गए हैं कि हम कितने दिन तक तुम्हारे मेहमान बनकर यहाँ पे रहेंगे, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं नया बिजनेस शुरू कर लूँगा। कुछ पल सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, विपत्ति में घबराते नहीं मित्र। कुछ पल सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा कि विपत्ति में घबराते नहीं, मतलब ऐसी आपत्ति में घबराते नहीं है मित्र, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। उसने क्या किया, हमारे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। याचकों यानी भिक्षुक को दान देते हैं। जो याचक सबसे पहले सामने आता है राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। याचक यानी मांगने वाला, तो राजा के पास जो पहला आता है याचक, उसको 100 मुद्राएं मिलती है। आज से तीसरे दिन के बाद ही पूर्णिमा है। तुम कल रात को ही राजमहल पहुंचकर मुझसे मिलना। तुम कल रात को राजमहल आ जाना और मुझे मिल जाना। मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। उसने क्या बोला, अब राजा के पास सबसे पहले तो पहुंचना ही पड़ेगा, 100 मुद्राएं लेनी है तो राजा के पास सबसे पहले तू पहुंच पाए ऐसी मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगा। इसी तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएगी, उनकी तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना। उसने बोला कि ये 100 मुद्राएं मिल जाए, उसके बाद तुम परिवार का भरण पोषण कर लेना और उसमें बचे हुए पैसे से व्यापार भी शुरू कर लेना। व्यापारी की सुखी आशा लता
जैसे फिर से हरी भरी हो गई। जैसे ये 100 मुद्राएं मिली तो उसकी पूरी आशा लता यानी कि उसकी मन जो सूखा पड़ा हुआ था वो फिर से हरा भरा हो गया। उसको एक आस मिल गई कि चलो अब मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे आ गए हैं। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा। मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गई। वह हंसता हुआ घर लौटा। अब परिवार कुछ सुख से रहने लगा और उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यवसाय करने की योजना बनाई। दोनों मित्र गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए। मंत्री राजकाज में लग गया और उसका व्यापारी मित्र अपने व्यवसाय में। अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी और व्यापार चमक उठा। वो व्यापारी का ही पुत्र था, इसीलिए जितना भी उसका ज्ञान था उसी तरह से वो व्यवसाय में अनुभवी था और विपत्ति का मारा था, तो उसने सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लिया। शक्ति और बुद्धि से पूरा व्यापार चमक उठा। उधर मंत्री संपन्न था लेकिन सुखी नहीं। संपन्न यानी सब कुछ उसके पास था, धन धान्य से पूर्ण, खाने के कुछ फाफे नहीं थे, पैसे भी थे, लेकिन सुख नहीं था। कौन सी बात का? कारण यह था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ भी पढ़ लिख नहीं पा रहा था, न वह किसी की सिखाई हुई विद्या को याद रख पा रहा था। मंत्री को अपने मित्र की याद आई। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। वह उसे भी साथ लिए अपने मित्र के पास पहुंचा। एक बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटे हुए श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को हुआ था। ये जो मंत्री था, जो संपन्न नहीं था, उसको क्या खोट थी? उसके बेटे की, क्योंकि उसका बेटा अच्छे से कुछ लर्न नहीं कर पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है। तो उसने सोचा कि चलो मैं अपने मित्र की मदद ले लेता हूँ। तो वो अपने मित्र के पास जाने की तैयारी कर रहा था, तो अपने बेटे ने जिद की कि चलो मैं भी साथ चलूँगा। तो जैसे श्री कृष्ण सुदामा से मिलने गए थे, वैसे ये श्री कृष्ण को मित्र सुदामा को हुआ था, वैसा ही आश्चर्य हुआ। मित्र सचमुच लखपति हो गया था। वो व्यापारी सचमुच लखपति हो गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। कौन सी चिंता? अपने बेटे की चिंता। मंत्री ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाए हुए उसने कहा, क्या कहूँ मित्र, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी सीख नहीं सका। उसने क्या बोला? मैंने तेरी मदद से मैं पढ़ा लिखा, मंत्री बना और इतनी सुख सुविधाएं भी मिली, लेकिन मेरा पुत्र कुछ भी उसमें से सीख नहीं सका। उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। बातचीत के दौरान व्यापारी के मित्र ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जानने उसे अपने पुत्र से कहा, बेटे तुम जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था? उसने अपने बेटे से पूछा कि तुझे पता है कि 5 साल पहले हमारा क्या हाल था? हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे। शाबाश, अब यह बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम, तो मैं बतलाइए। उसके बाद की स्टोरी बताते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।